गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं और एक नया टॉपिक के साथ मैं आज की क्लास शुरू करती हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप्स से। किस तरह के पार्टनर्स होते हैं और पार्टनरशिप्स कितनी तरह की होती है, इन्हीं को आज डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में। आपको मालूम है मैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कवर कर रही हूं और मैंने आपको इंट्रोडक्शन और इसका नेचर बता दिया है पिछले वीडियोस में। तो अब बात करते हैं कि किस तरह के साझेदार होते हैं और कितनी तरह की पार्टनरशिप फॉर्म होती है। तो शुरुआत करते हैं साझेदारों से। साझेदार कितने तरीके होते हैं? देखो बहुत सारे तरीके के होते हैं साझेदार, अलग अलग तरीके के अलग अलग रोल होते हैं। शुरू करते हैं, एक होता है एक्चुअल या जिसको कहते हैं एक्टिव, सक्रिय साझेदार। जो एक्चुअल साझेदार जिसको कहते हैं वो क्या होता है? तो ये कहता है एक्चुअल साझेदार वो होता है जो एक्चुअल वर्किंग पार्टनर होता है। ये एक्चुअल अपना काम करता है किसी भी साझेदारी फर्म में, जो इसकी एक्सपीरियंस है, स्किल्स है या नॉलेज है, उसके जरिए वो कंपनी के यानी वो जो फर्म है, अपनी पार्टनरशिप फर्म है, उसके सारे मैटर्स को मैनेज करने का काम करता है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे या स्किल बेस्ड पे। तो वो व्यक्ति वो है जो एक्चुअली एक्टिव है उस पार्टनरशिप फर्म में। इसको हम कहते हैं सक्रिय साझेदार। और सक्रिय साझेदार के बारे में मैं आपको बताऊं कि सक्रिय साझेदार वो भी है जो एक्चुअल फर्म को अपने काम से बाइंड करता है, यानी जो बाजार में फर्म का नाम है वो सिर्फ उसकी वजह से है, वही है एक्टिव साझेदार। अब बात करते हैं डोरमेंट या स्लीपिंग, जिसको अपन बोलते हैं निष्क्रिय साझेदार। अब डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट साझेदार वो होता है जो केवल अपना शेयर तो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी बिजनेस ऑपरेशन में अपना कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करता है। तो वन who have contributed their share but do not take active part in the running of the firm is called dormant या sleeping partner, right? अब बात करते हैं नॉमिनल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि नाम मात्र का साझेदार होता है वो साझेदार जो अपना नाम देता है फर्म को। देखो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कई लोग ऐसे जुड़ते हैं जिनका बाजार में या मार्केट में नाम होता है, गुडविल होती है, और उस गुडविल की वजह से उनका बिजनेस चल पड़ता है। तो वो अपना नाम दे रहे हैं और नाम देने की वजह से उस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चल रहा है, तो नॉमिनल साझेदार कहलाता है। इसी को अपन कहते हैं नॉमिनल साझेदार। ये कहते हैं इट इज who is a partner only for namesake, he is not a real partner and he has neither claim to any profit and nor he is liable to any debt। ना ही तो जो फर्म ने कोई बाजार से कर्जा लिया है उसके लिए वो कोई उसमें दावेदारी शो करेगा या वो कर्जे को पे करेगा, या फिर जो प्रॉफिट कमाया है उसमें वो कोई अपनी दावेदारी शो करेगा। पर हाँ, ये याद रखने की बात है कि अगर फर्म को कोई भी नुकसान होता है तो ऐसा साझेदार अपने हिस्से की पूर्ति करेगा कि फर्म को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उसका नाम लगा हुआ है। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। अब एक पार्टनर की बात करते हैं, सब पार्टनर। सब पार्टनर कौन होता है? जैसे कि उप साझेदार बोलते हैं अपन हिंदी में। तो सब जो पार्टनर होगा, व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयर्स हिज पार्टनरशिप विद अनदर एंड इट इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट एंड ही इज नॉट डीम्ड टू बी अ पार्टनर लीगली। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें वो सामने जाहिर नहीं होता कि वो उस फर्म में काम कर रहा है, लेकिन एक पार्टनर के अंडर में रह करके उस पार्टनर के साथ में वो काम कर रहा है उस फर्म के लिए, उसी को बोलते हैं सब पार्टनर। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसमें वो काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर पार्टनर है उसके काम में वो क्योंकि हेल्प कर रहा है, तो ये एक प्राइवेट अरेंजमेंट होता है पार्टनरशिप का, और ये भी अलाउ है। ये भी फर्म में अलाउ होता है कि एक सब पार्टनर हो सकता है। अब बात करते हैं इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर यानी कोई नई एंट्री अगर आ रही है पार्टनरशिप फर्म में, तो अगर वो एंट्री आ रही होती है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। ये कहता है अ न्यू पार्टनर एडमिटेड टू द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जितने भी पार्टनर उस फर्म में अभी हैं उन सबकी सहमति होती है, तो एक नए पार्टनर की जो एंट्री होती है उसी नए पार्टनर को हम कहते हैं कि ये न्यू पार्टनर है या इनकमिंग पार्टनर है। अब बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर की या रिटायर्ड पार्टनर की।
एक वो व्यक्ति, जैसे अभी अपन ने बात करी कि अगर पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हमने उसे इनकमिंग कह दिया, तो कोई जा रहा है तो वो आउटगोइंग हो जाएगा या वो रिटायर हो रहा है। वो एज वाइज हो सकता है, किसी और फैमिली रीजन, पर्सनल रीजन से भी वो रिटायर हो सकता है, लेकिन उसकी रिटर्न में सारी चीज सामने आ जाती है, तब वो माना जाता है कि ये पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होने वाला पार्टनर है। ठीक बात है। तो अब रिटायर्ड पार्टनर वो होता है जो फर्म से जा रहा होता है। तो कहता है पार्टनर हु लीव्स द फर्म कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर वो जा भी रहा है तो जितने भी बचे हुए साझेदार हैं उस फर्म में, वो उस फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। तो जो जाने वाला साझेदार है उसको हमने कहा है रिटायर्ड पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। अब बात करते हैं एस्ट्रोपल या होल्डिंग आउट पार्टनर की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो टर्म है जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्ट्रोपल का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया है, कंपनी लॉ में भी बताया है, आज भी फिर से बताती हूँ। एस्ट्रोपल का मीनिंग होता है किसी को भी मना करने के अधिकार से रोकने का अधिकार। आप मना नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोपल। जैसे अगर आपने कोई चेक लिख के दिया है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पीएनबी का चेक नहीं है। अरे पीएनबी के चेक पे आपने चेक लिख के दिया है तो ये पीएनबी का है, तो ये एस्ट्रोपल है कि आप मना नहीं कर सकते उसके, आप रोक रहे हो सामने वाले को कि आप नहीं मना करेंगे। ठीक है, ये आप अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोपल। तो ये कहता है यहाँ पे क्या है, होल्डिंग आउट। या कई बार क्या होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म में जिस साझेदार का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और वो जुड़ा हुआ साझेदार अगर उस साझेदारी फर्म से अलग हो गया है तो ये माना जाता है कि वो अभी भी जुड़ा हुआ है। अगर वो जुड़ा हुआ है तो थर्ड पार्टी के लिए वो आज भी लाइबल होगा और वो मना नहीं कर सकता कि मैं इस फर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं कि वो इस फर्म से जुड़ा हुआ है, और अगर फर्म की वजह से किसी भी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान या कोई परेशानी होती है तो द पार्टनर कैन बी लाइबल। तो इसी चीज को बोलते हैं एस्ट्रोपल या होल्डिंग आउट पार्टनर। इसके लिए मैं बता दूं, ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट। एस्ट्रोपल पार्टनर जो होगा ना, वो या तो लिखे हुए से या अपनी बोली से या अपने व्यवहार से अपने आप को पार्टनर शो करता है उस फर्म का। सेकंड बात कहता है द पार्टनर लाइबल एज अ इफ credit is given to the firm based on his representation he cannot deny। अगर एक फर्म ने किसी फर्म से कोई उधारी ली है और इसके रिप्रेजेंटेशन से ली है तो उसको चुकता करने में उसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि वो फर्म से जुड़ा हुआ अभी भी लिखित में साझेदार माना गया है। तो ही कैन नॉट डिनाई, वो मना नहीं कर सकता। उसी के नाम के बेसिस पर अगर फर्म को कर्जा मिला है तो उस फर्म के रिप्रेजेंटेशन होने की खातिर उसको अपना लाइबिलिटी शो करनी पड़ेगी। आगे एक और बात कहता है, इफ अ पार्टनर डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस एंड हिज नेम इज स्टिल यूज्ड इन द बिजनेस ही इज आल्सो लायबल टू थर्ड पार्टीज। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से अपने आप को अलग करने का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है और आज भी उसके बुक्स में उसका नाम शो होता है, तो थर्ड पार्टी के प्रति कोई अगर जिम्मेदारी उसके शेयरिंग की होती है तो वो उसे मना नहीं कर सकता। एस्ट्रोपल है, होल्डिंग आउट राइट हो जाता है ये फिर। और एक और बात कहते हैं, जब भी आप एस्ट्रोपल पार्टनर की बात करेंगे, जो डिजीज्ड पार्टनर है यानी जो मृतक साझेदार है, उसके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। ये एक्सेप्शन है होल्डिंग आउट या एस्ट्रोपल पार्टनर का। क्या? डिजीज पार्टनर, जो भी मृतक साझेदार होता है वो इसका अपवाद है। तो ये कहता है डिजीज पार्टनर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस नियम का ये अपवाद है कि मृतक साझेदार कभी भी ये नहीं माना जाएगा कि वो होल्डिंग आउट साझेदार है। ठीक बात है। ये इस तरह से मैंने आपको सारे बता दिए जो पार्टनर्स के टाइप हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप कितनी तरीके की होती है? बहुत सारी तरीके की होती है। जनरली स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ पार्टनर तो पता होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स नहीं पता होता है। तो मैं मेरे वीडियो के जरिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करूं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो जरा बात करते हैं साझेदारी फर्म कितनी तरह की होती है। तो मैंने इसे 5 क्लासिफिकेशन किए हैं आपके सामने। सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। इच्छा पर निर्भर करती है पार्टनरशिप, यानी अपनी इच्छा है तो हम पार्टनरशिप में हैं, और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम पार्टनरशिप से हट जाते हैं। जो हमारा 32 सेक्शन है, एक्ट है, 1932 एक्ट है, उसका सेक्शन 7 जो है वो इस बात को कवर करता है। वो ये कहता है इसमें कोई भी टर्म्स नहीं फिक्स होती। ठीक बात है, इसमें कोई शर्तें नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है। और ये कहता है ऐसी फर्म जिसमें विल के बेस पर वो
पार्टनरशिप फर्म का निर्माण हुआ हो, उसके लिए हम ये कहते हैं सेक्शन 7 कवर करता है और उसके लिए कोई शर्त, कोई नियम कायदा नहीं है। सेकंड बात कहता है फ्री टू ब्रेक रिलेशनशिप, जब भी वो चाहे वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा एक साझेदार साझेदारों के प्रति भी रिलेशन मेंटेन करता है, साझेदारी फर्म के प्रति भी रिलेशन मेंटेन करता है। तो इसी को ये कहा गया है कि पार्टनरशिप एट विल। इसमें कहता है इट इज अ पार्टनरशिप नॉट फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर पीरियड और प्रोजेक्ट नॉर इट इज डिटरमाइंड बाय हाउ इट इज डिजॉल्व। ना ही तो ये कहा जाता है कि कब ये खत्म होगी और ना ही ये कहा जाता है कि किस काम को पूरा करने के बाद ये खत्म होगी। इट मे बी डिजॉल्व वेन एवर नोटिस टू दैट इफेक्ट इज इशूड एक्सपीरियंसिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टनर। जब भी पार्टनर्स अपना इरादा शो करते हैं तभी ये डिजॉल्व हो जाती है। और एक बात बता देते हैं, इसमें सभी साझेदारों का उस रिलेशन से टूटना होगा, तभी ये माना जाएगा कि ये एट विल है, वरना तो केवल पार्टनर का अगर उसमें अलग होना है तो फिर ये नहीं माना जाएगा। फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 8 ने कहा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, उसको कहते हैं कि एक विशेष काम के लिए, ये कहता है अ पर्टिकुलर वेंचर, अगर कोई विशेष प्रोजेक्ट के लिए किसी पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन हुआ है तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये। और ये कहता है इट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इट गेट्स डिसॉल्व व्हेन द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज फॉर्म इज फुलफिल्ड। जिस उद्देश्य के लिए इस फर्म को बनाया गया था वो उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगी, कोई टाइम पीरियड पूरा होने का बात नहीं है। जिस काम के लिए इसको किया गया था उसके लिए वो काम पूरा होते ही ये फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अब इसके ठीक उल्टा होता है फॉर अ फिक्स टर्म। अभी हमने कहा यहाँ काम पूरा होएगा, अब यहाँ कहेंगे एक टाइम पीरियड पूरा होएगा। तो टाइम पीरियड पूरा होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। उसको ये कहता है जिस भी समय वो समय पूरा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म शुरू होती है और कहा जाता है 5 साल बाद हम फर्म डिसॉल्व कर देंगे, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम यानी 5 साल उसके पूरा होने के बाद वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने की है, कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो फर्म डिसॉल्व होनी ही चाहिए। इट डिपेंड ऑन द विल। ये जो पार्टनर्स हैं उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इफ दे वांट टू कैरी ऑन द बिजनेस दे कैन। अगर वो उस बिजनेस को शुरू रखना चाहते हैं और फर्म को शुरू रखना चाहते हैं तो वो ऐसा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल का उन्होंने पहले बीच में शुरुआत में बात करी थी और वो 5 साल पूरा होते इन्हें डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, पर हाँ हो सकती है। अगर वो चाहें तो फिर वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब एक और बात करते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। आपको मैंने शुरुआत में बताया था पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, इट इज ओनली सजेस्टिव। ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए, मगर होना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक्ट इस बारे में साइलेंट है। जैसा कि कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड होना जरूरी है, मगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन या उसका रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये कहता है वो पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है। और आपको मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, संविदा कहते हैं, हिंदी में डीड कहते हैं। तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में डीड बन गई है तो उसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहते हैं। और ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हमेशा डीड के साथ होगी। और डीड का मतलब है कि ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करते हैं। तो सूट फाइल करने से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो ये कहता है ऐसी भी पार्टनरशिप फर्म हो सकती हैं कि जो शुरुआत में ही रजिस्टर्ड हो जाए या बाद में रजिस्टर्ड हो जाए, तो उनको हम रजिस्टर्ड कहते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम अनरजिस्टर्ड कह देते हैं। अब एक और पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको बता रही हूँ, इल्लीगल पार्टनरशिप। देखो शब्द से ही पता चल रहा है इल्लीगल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इल्लीगल 2 बेसिस पे माना जाएगा। मैंने दोनों बेसिस आपके सामने लिखे हैं, एक है बिजनेस बेसिस पे और एक है फॉर्मेशन बेसिस पे। बिजनेस बेसिस का मतलब है अगर लॉ के अगेंस्ट में जाकर अब आप कोई बिजनेस करते हो तो वो इल्लीगल पार्टनरशिप हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने हमें किसी बिजनेस के लिए अलाउ नहीं किया है और आप लॉ के अगेंस्ट में उसके नियमों को ताक पे रख करके आप कोई काम कर रहे हो तो वो इल्लीगल पार्टनरशिप मानी गई बाय द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। और एक होता है फॉर्मेशन।
जो पार्टनरशिप फर्म बनी है उसके फॉर्म के बेस पर यानी बनने के बेस पर वो इलीगल हो गई है। आपको मैंने कल बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म के मेंबरशिप की अगर बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स 10 होना चाहिए। पर अगर मान लीजिए 10 से ज्यादा लोग उसमें जुड़ गए हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो ऐसा नहीं है कि फर्म चल नहीं सकती, चल सकती है, मगर वो इलीगल पार्टनरशिप फर्म मानी जाती है। तो इसका मतलब फॉर्मेशन बेसिस पे जब भी किसी पार्टनर्स की जो संख्या है फर्म में मोर देन 10 हो जाती है, उसको हम इलीगल पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलीगल पार्टनरशिप दो तरीके से हो सकती है, बाय द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस और बाय द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो इस तरह से मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों का क्लासिफिकेशन समझा दिया है, थॉरोली समझा दिया है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।